हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे और अपनी धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैं अपने इसी विश्वास के साथ आज की अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगा। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने अब तक अपना एरिया और पेरीमीटर के अंतर्गत पूरे 9 क्लास पढ़ लिए हैं। आज आपके लिए 10वीं क्लास में यहाँ पे लेने चल रहा हूँ। तो तय हो गया कि अगर आपने पिछली सारी क्लासेस देखी हैं तो बहुत अच्छा है। जिस भी विद्यार्थी ने क्लास नहीं देखी, सारी सीक्वेंस में देखना, तब चीज़ें समझ में आएंगी। गणित में एक सीक्वेंस होता है, खास तौर पे पार्ट 1 पार्ट 2 सभी का देखना बार बार आवश्यक है, क्योंकि उसमें हमने आपको सारी की सारी बेसिक बातें सिखाई हैं। ठीक है, चलिए तो कॉपी और पेन उठाइए, फटाफट आज के काम की शुरुआत करते हैं और आज कुछ और सवाल जवाब के साथ हम लोग आगे बढ़ा जाए। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन लिखना शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं जो आपके लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर ये है कि किसी समबाहु त्रिभुज का, तो यहाँ पे आप सब लिखिएगा, इन्होंने प्रश्न में कहा है किसी समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। किसी समबाहु त्रिभुज का एरिया हमें दिया गया यानी क्षेत्रफल 400√3 मीटर स्क्वायर है। और प्रश्न ये है कि इसका परिमाप यानी पेरीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा, ये हम सबका क्वेश्चन है। एक बेसिक सा प्रश्न है, तो चलिए जरा हम लोग इसे भी साथ साथ समझ लिया जाए। अगर आपसे मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ किसी समबाहु त्रिभुज, तो डियर स्टूडेंट्स आज ही बताने की आवश्यकता नहीं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। हम सारे लोगों ने सारी बातें पढ़ रखी हैं कि जब भी हम समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो उसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं भाई, बराबर होती हैं। इसका हर एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक है, इसका जो एरिया है समबाहु त्रिभुज का, अगर हम इसकी प्रत्येक भुजा को ए रख देते हैं तो आपने पढ़ा कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। जब परिमाप की बात करेगा डियर स्टूडेंट्स, पेरीमीटर यानी परिमाप, आप हमें बताइए समबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तो यानी ये हो जाएगा 3 इंटू ए। तो मैटर तो क्लियर हो गया कि हमें भुजा बता दो, हम आपको आंसर दे दें। तो यहाँ डायरेक्ट भुजा ना दे के हमें एरिया लिख करके दिया गया। अब हम अपने इस फार्मूले का प्रयोग कर लें। इस फार्मूले के लिए हम लिख सकते हैं कि √3/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर 400√3। एग्री आप इस बात से? तो अगर आप एग्री हैं तो कम से कम √3 से √3 को बोलो कैंसिल आउट कर सकते हो आप लोग। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो 4 है, इस 4 का इसमें ला के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आप इसे आगे क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 4 चौक 1600 के, इसलिए ए बराबर कितने के 40 मीटर के आ गया। और आपको इस ए की ही तो आवश्यकता थी, इसलिए आपका जो क्वेश्चन है परिमाप का है, तो कह देना इसलिए परिमाप 3 इंटू ए, तो बराबर 3 इंटू 40, 4 × 12 120 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सवाल? ठीक है भाई, चलिए हम आपके लिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और आप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, चलिए अच्छी बात है, पढ़ते रहिए और साथ ही साथ वीडियो को बिल्कुल लाइक भी करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी पढ़ाइए कि भाई आराम से बिल्कुल ऑफलाइन मोड में व्हाइट बोर्ड पर आपके लिए एक एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि हम क्लास में नहीं बैठे हैं। यानी तामझाम बोरियत से दूर आराम से की क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड पर लिखते समय सारा क्वेश्चन आप तक आवाज़ पहुंच जाती होगी, क्वेश्चन क्या है कैसे है, तो फिर आपको सिर्फ सॉल्व करना रहता है ना भाई। चलिए इसी बात पर मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। और अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स ये रहेगा आपका, लिखा है 50 मीटर लंबी 50, तो चलिए भाई 50 मीटर लंबी एक सीढ़ी की बात कर रहे हैं ये, तो 50 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक गली में, तो एक सीढ़ी को एक गली में इस प्रकार रखा जाता है। तो एक गली में इस प्रकार रखा जाता है कि
इस प्रकार रखा जाता है कि यह 40 मीटर ऊंची, यह 40 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती। तो 40 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है। इसके पांव को उसी स्थान पर, आगे बढ़ते रहिए, उसी स्थान पर रखते हुए सीढ़ी को, लिख पा रहे हैं सब लोग? तो रखते हुए सीढ़ी को दूसरी तरफ, सीढ़ी को दूसरी तरफ घुमाने पर, तो दूसरी तरफ घुमाने पर वह 30 मीटर ऊंचे, घुमाने पर वह 30 मीटर ऊंचे स्थान पर पहुंचती है। तो 30 मीटर ऊंचे स्थान पर पहुंचती है। गली की चौड़ाई क्या है? तो क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पे, गली की चौड़ाई क्या होगी, ये आपका प्रश्न है। अब देखिए भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपने सवाल को तो अच्छे से लिख लिया अपनी कॉपी पर। अगर लिख लिया है तो अब फिर वक्त आ गया कि हमें इसको सवाल को समझना चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाऊं तो भाई देखिए कि आपके लिए बस एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर आपका आराम से आ जाएगा। कैसे आएगा, ज़रा समझने की कोशिश करिए। आप कहते हैं कि 50 मीटर लंबी, क्वेश्चन को देखो, 50 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी की लंबाई निश्चित हो गई, वो 50 मीटर है। इसको एक गली में, तो गली में आज चाँद निकला, तो इसको गली में इस प्रकार से रखा कि 40 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है, और इसके पाँव को उसी जगह पर रखते हुए सीढ़ी को जब सेकंड साइड में मूव कराया गया तो ये 30 मीटर ऊंचे स्थान पर पहुंच गई। प्रश्न ये है कि ये गली की चौड़ाई क्या होगी। अब मैं आपको बताऊं कि चलो मैंने मान लिया कि भाई चलिए यह एक गली है, तो हमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। ये गली है तो हम ज़रा इन दोनों को मिला देते हैं, इनके बीच की चौड़ाई क्लियर हो जाए, यही हमसे पूछी भी गई है। तो पहले तो आप ये देखिए कि कहते हैं कि एक सीढ़ी 50 मीटर लंबी है और इसको जब हम एक तरफ घुमाएंगे तो 40 मीटर ऊंची खिड़की पर ये पहुंच जाएगी। मान लीजिए कि हमने यहाँ से सीढ़ी को ऐसे रख दिया और ये यहाँ तक पहुँचती है, तो कम से कम एक चीज़ तो क्लियर है कि सीढ़ी की लंबाई 50 मीटर, इसमें कोई शक नहीं हमें। और ये खिड़की कहाँ तक पहुँची, 40 मीटर, तो ये 40 मीटर ऊंची यहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है, ये सीढ़ी के पाँव को यहीं पे रखते हुए घुमा दिया गया दूसरी तरफ। जब दूसरी तरफ घुमाया तो 30 मीटर ऊंची ये पहुँच जाती भाई। तो सीढ़ी की लंबाई 50 थी, 50 ही रहेगी। खिड़की की ऊंचाई यहाँ 30 मीटर आ गई। यहाँ तक क्लियर आप सबको? अब आप एक चीज़ बताइए कि कहते हैं गली की चौड़ाई क्या है। फ्रेंड्स, अगर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको चलो AB कर देता हूँ और इसे मैं CD कर ले रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। और ये पॉइंट्स चलो मैं O ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, या E ले लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा, E ले लो। तो आपसे गली की चौड़ाई पूछी गई, यानी ये वाली और साथ ही साथ ये वाली। तो गली की चौड़ाई हमसे कह रहे हैं, इसका मतलब हमसे ये कहा गया कि हम इनको बता दें AC बराबर क्या होगा। तो एक्चुअली AC बराबर फ्रेंड्स होगा AE और प्लस हो जाएगा CE। बोले आप एग्री करते मेरी इस बात से? ये बराबर क्या होगा, आपका यही क्वेश्चन है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मिल करके बातें कर लिया जाए। आप यहाँ से ज़रा गौर कीजिएगा, आप लोग इसे अपने माइंड में ही सॉल्व कर सकते हो कि भाई ये तो हमारे लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लें। आप देखिए 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बड़े आराम से हम ये वाली साइड को निकाल पाएंगे यहाँ से। ये जो चौड़ाई है आपकी यानी बेस है, आधार है, तो यहाँ पे 5 × 5 = 25, 16 9 यानी अपने आप ये 30 आ जाएगा और ये 2500 हो जाएगा, 900 16 40
यानी बिना हल किए 40, 30, 70 हम लोग बड़े आराम से अपना आंसर दे सकते हैं कि गली की चौड़ाई 70 मीटर की हो जाएगी। कैसे? ऐसे। अब सबसे पहले मैं यहाँ से AE निकाल लेता हूँ। तो AE बराबर देखो अंडर रूट, यहाँ से मैं पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग कर लेता हूँ। तो 50 का स्क्वायर और माइनस 40 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 50 का स्क्वायर होगा और माइनस 30 का स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग मेरी इतनी हेल्प कर दीजिएगा कि यहाँ देखो 2500 में से 1600 जाएगा, तो 2500 में से 1600 जाने का मतलब 900 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारा ये 1600 आएगा। क्लियर है सबको? 900 का वर्गमूल 30 होता है और 1600 का 40 होगा और दोनों को जोड़ देने पर 70 मीटर आएगा और ये गली की चौड़ाई होगी। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्या कहते हैं, समझ में आ गया है? अच्छी बात है। तो फटाफट कॉपी करिए ताकि मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन करा पाऊँ। ठीक है भाई? ओके ओके, बहुत अच्छे। आप लोग फटाफट काम करते रहिए। तो अगर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। बस आप फटाफट इसे सॉल्व कर लीजिए, तब तक ज़रा मैं इसे मिटाने का काम कर देता हूँ। साथ ही साथ आप लोग से मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ी सी यार आप लोग पता नहीं, इतने कंजूस तो कभी नहीं थे। मैंने इतने दिनों तक आपको ऑफलाइन में पढ़ाया, आप लोगों की दरिया दिली का हमेशा कायल रहा। लेकिन अभी क्या होता है, कभी कभी देखता हूँ कमेंट में बड़े कंजूस हो गए। कुछ लोग तो नियमित करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार ये सब लिखना पड़ता है। भाई साहब क्या लिखना है, कुछ तो नहीं लिखना, एक लाइन लिखनी, एक शब्द लिखने, अपनी हालचाल बता देनी, क्लास कैसी लग रही है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस। तो इसमें मत चूकिए भाई। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन करूँगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेता हूँ और ये बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल आपके ही CGL का पूछा हुआ है। सवाल ये रहा आपके लिए। इन्होंने बात करी है एक राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप। तो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप सेंटीमीटर में इन्होंने लिखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ सेंटीमीटर में लगातार आने वाले पूर्णांकों। तो लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है। पूर्णांकों द्वारा दी जाती है। ठीक है, अच्छी बात, ये तो दी जाती है। इसका क्षेत्रफल लिखते चलिए भैया। इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? एक प्रश्न ये रहा। अब ज़रा इस क्वेश्चन को देखना है तो मैं अपने फ्रेंड्स के लिए ज़रा इसका ऑप्शन लिखना चाहूँगा। तो यहाँ लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर, वहाँ लिखा तो मैं सीधे नंबर लिख देता हूँ 3, 6, 5, 10। देखिए भाई, अब अगर हमने इस क्वेश्चन के लिए आपसे बात करी तो इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल दिया। कहते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक समकोण त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भुजाओं की माप लगातार यानी कंटिन्यूड की बात ये कर रहे हैं, लगातार आने वाले पूर्णांकों के द्वारा दी जाती है। यानी जो भी हम नंबर लेंगे वो तीनों डिजिट क्या होंगे? सीक्वेंस होंगे, क्रम से होंगे। लेकिन वो समकोण त्रिभुज की शर्तों पर खरा भी उतरते होंगे, तभी जाके हमारा काम बन पाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा? अब देखिए, अगर मैं अपने इस क्वेश्चन के लिए बात करता हूँ अपने मित्रों से, तो भाई बहुत ही छोटा सा प्रश्न ABC हमने लिया। डिस्टेंस, अगर हम अपने प्रश्न और विकल्प की शर्त को देखें तो लग रहा है कि इनकी भुजाएं मिनिमम ही होंगी। तो अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ 3, 4, तो बोलो ये 5 होगा, क्योंकि 3 त्रिके 9, 4 चौक 16, इसका वर्गमूल लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5 आएगा। यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये बात तो क्लियर है, ये हमने माना है, दिया नहीं है। तो हमने ये मान लिया है कि ये मान लिया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ माना इसकी जो भुजाएं हैं, माना भुजाएं क्रमशः, अब इसको 3 सेंटीमीटर कर देता हूँ, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एग्री हैं? और इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज बनता भी है, इस नाते कोई शक की बात भी नहीं।
इसका एरिया बताना है तो समकोण त्रिभुज का एरिया आपने क्या पढ़ा है, 1/2 गुणे बेस इनटू परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ कर दीजिएगा 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। क्या कहते हैं, समझ में आ गया सबको? तो चलिए फटाफट कॉपी करिए और अगले सवाल के लिए आप रेडी हो जाइए। ठीक है भाई, ओके। चलिए जल्दी कीजिए सारे लोग ताकि मैं आगे बढ़ता चलूँ। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं ना? ठीक है, चलिए क्लास कंप्लीट हो फिर धुआंधार हम आपके लिए प्रैक्टिस लेंगे और उसकी कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। बस चीज़ें आगे बढ़ती रहें। आप लोग थोड़ा उत्साहवर्धन मेरा भी बनाए रखिए और अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए। इसी बात पर अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखूंगा मैं आप सबके लिए। तो लिखिएगा किसी समबाहु त्रिभुज के, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करना। तो सवाल क्या है, ये रहा, इक्विलैटरल ट्रायंगल आ रहा है ये। तो किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में स्थित, तो इन्होंने जो प्रश्न दिया वो ये है, अंतर क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों, भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयाँ, लंबों की लंबाइयाँ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़िया प्रश्न है। तो लिख रहे हैं ये, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन के बारे में मैं बात करता हूँ तो अगर यहाँ पे आप ये जानना चाहोगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो निश्चित तौर पे पहली बात तो इस क्वेश्चन को आप सब लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट करना पहला काम। दूसरा काम अब प्यार से समझना है समबाहु त्रिभुज। तो जब समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करिएगा तो लंब डालना है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं लंब नहीं, सिर्फ आपके काम की बात बता देता हूँ। ये हमारा हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल और ये उसकी हमने हाइट ले ली है, ऊंचाई या लंब ले ली है। ठीक है, आपको ये बताने के लिए, क्योंकि इसकी भुजाओं से डाले गए जो लंब हैं, इन लंबों की लंबाइयाँ इतना दिया गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। और जब बात समबाहु त्रिभुज की होती है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है √3/4 × a²। एग्री हैं सब लोग? तो अब आपको एरिया तो चाहिए, सॉरी ए तो चाहिए ना, यानी साइड अर्थात भुजा हमें चाहिए। भुजा तो आपने हमें बताई नहीं, बल्कि आपने लंबों की लंबाइयाँ हमें बता रखी है। अगर ये हाइट है तो हमने आपको बताया है कि ऐसी स्थिति में जो इसकी हाइट होती है वह होती है √3/2 गुणे भुजा होती है। बट आज हमारी आवश्यकता क्या है? ए चाहिए, भुजा चाहिए। तो अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ से मैं इसे हल कर दूँ, कह दूँ, इसलिए ए बराबर, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3। लेकिन यहाँ एक लंब नहीं, 3 लंब डाले गए। सो ऐसी स्थिति में आप लोग हमेशा यहाँ लिख देना लंबों या ऊंचाइयों, तो लंबों का योग या ऊंचाइयों का योग। अब अगर आपको ये फार्मूला पता है तो 2 सेकंड नहीं लगेगा, अब आप आराम से यहाँ उत्तर अपना निकाल लीजिएगा। इसलिए यहाँ से बच्चों पहले निकालिए a बराबर 2 कितना लिखिएगा, √3 के गुणे इनके लंबों की लंबाई हमें दी गई है। तो हम यहाँ सीधे करेंगे 3 + 4 और +5 होगा। ये बराबर हल करने पे 4 5 9 3 12 दूनी 24 आ जाएगा ये। तो 24/√3 सेंटीमीटर ये समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल के आ गई। ठीक है, अब आप लोग आराम से अपना एरिया निकालिए, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
एरिया क्या हो जाएगी, √3/4 गुणे, यहाँ पे आप लोग करिएगा 24 और बटे हो जाएगा √3 का स्क्वायर, बोलो होगा। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करिएगा तो डियर स्टूडेंट्स ये बराबर देखिए अब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा √3 गुणे 24 का स्क्वायर लिखो, चाहे 24 और गुणे 24 करिएगा, बटे यहाँ पे 4 पहले से था वो तो रहेगा, गुणे √3 का स्क्वायर कर दो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। एग्री हो, बोलो 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, तो 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्यों भाई, समझ में आ गया? तो चलिए इसे फटाफट सॉल्व कर लीजिए और इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। ठीक है, आराम से लगाते रहिए, समझते रहिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए। ठीक है भाई, ओके, अच्छी बात है ये। और साथ ही साथ अब हम लोगों को अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है, आगे बढ़ना है। और आप लोग अपनी वैकेंसी वगैरह पे भी ध्यान रखिए, साथ ही इधर बीच में कोई वैकेंसीज आ रही और आपकी तैयारी उस लेवल पर है तो उस पर फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। साथ ही जो आपके एग्जामिनेशंस लगें सभी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पहुँचिए, एग्ज़ाम दीजिए, सिलेक्शन लेके क्लियर करिए, क्योंकि इधर की थोड़ी सी मेहनत सारी ज़िंदगी आपके लिए अच्छाई के रास्ते खोल देगी। और इसी बात पर अगला क्वेश्चन हम सब लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, आपके एग्ज़ाम का पूछा हुआ, एक समबाहु त्रिभुज के, अगला लिखोगे तो ठीक भाई, हमने लिख दिया कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्भाग में स्थित किसी बिंदु से, तो अंतर्भाग में स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंबों की क्रमवार लंबाइयाँ, तो डाले गए लंबों की क्रमवार लंबाइयाँ P1, P2 तथा P3 हैं। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? आगे है त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। भाई ये सवाल आ गया, अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे तो पिछले से भी आसान सवाल है, क्योंकि जस्ट ये पिछला वाला क्वेश्चन ही है फ्रेंड्स। पिछले में तो आपको एरिया बताना था और इसमें केवल साइड बताना आपको, तो आपको ऐसी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता है ना। क्या डायरेक्टली आप लोग कह दोगे कि जो इसकी भुजा होगी वो अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि 2/√3 गुणे आपको क्या करना है, लंबों का योग कर देना है, और करें योग रहें निरोग, टेंशन ख़त्म कर दो। अब देखो जब ये काम आपने कर लिया डियर स्टूडेंट्स, तो अब सीधे आप आंसर की तरफ बढ़ जाइए। तो इसलिए इसके जो आपसे पूछा गया त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई या क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा। लंबों की लंबाइयाँ ऑलरेडी हमें पता है, P1 + P2 + P3। ना तो और हम कुछ कर सकते, ना ही करने की आवश्यकता है, यानी यही आंसर है। चलिए हम बहुत शरीफ बनेंगे तो लिख देंगे 2 × P1 + P2 + P3 /√3 कर देंगे। सेंटीमीटर वगैरह कुछ लिखा नहीं तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया आपकी? तो अच्छी, बहुत ही अच्छी बात है तो भाई कि समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना है, नहीं तो अगला सवाल लगाना है।
तो मैं आगे बढ़ता रहूँ भाई, आप सबकी अनुमति है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। तो जरा शूरवीरों अपने जोश और उत्साह को बनाए रखते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। और हाँ, आप लोग बेटा लगता है कई बार कुछ लोग तो रेगुलर पूरी क्लास देखते हो, कुछ लोग आधा अधूरा ही देखते हो, क्योंकि मेरे को पता तो सब चल जाता है, वास्ट टाइम उसको दिखाता रहता है वो, तो इसलिए वो मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए पूरी क्लास नहीं देखोगे, नहीं समझोगे। अगर इस कोरोना काल में भी आपको सच्चाई नहीं समझ में आई है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, कैसे पढ़ाई की जाती, तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो बार बार ना कहना, सो पूरी क्लास को इत्मीनान से जो आपके पढ़ने का टाइम रहे उस वक्त वीडियो को ऑन करिए और आराम चला के देखिए। डाउनलोड कर करके ऐसे सब पढ़ा रहता, कुछ होता नहीं, वो सब नाटक छोड़िए। तो आराम से नेट से चला करके सामने बैठ जाइए, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसीलिए मैं तो छोटी छोटी वीडियोस देता हूँ, आधे घंटे पौन घंटे बाद, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे सवा घंटे 1.5 घंटे दे दें, लेकिन उतना लंबा आपकी आंखों को दर्द नहीं दे सकता मोबाइल पर या लैपटॉप पर, जहाँ पर भी आप करते हो। तो इसी नाते मैं एक मिनिमम वीडियो देता हूँ 30, 35, 40 मिनट के आसपास की, और एक विद्यार्थी को इतना तो आराम से वो कर ही ले जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट चला करके देखा करिए, पढ़ा करिए, समझा करिए, डाउट हो तो कमेंट किया करिए। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लिखते हैं। ये फिर से आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक डायग्राम है जो क्वेश्चन के साथ दिया, तो मैं पहले ही बना देता हूँ ताकि लिखना आसान हो जाए। ये क्वेश्चन के साथ ही दिया गया डायग्राम है, आपके एग्ज़ाम का पूछा क्वेश्चन भी है ये। तो यहाँ ABC लिखा है, इसके बीचों बीच में ऐसे एक बिंदु D और E लिखा है, साथ ही साथ इसको ऐसे डॉट डॉट किया है। तो चलिए आप भी मेरे साथ कर लीजिए और मज़े के साथ रहिए। 1 टाइम 1 वर्क, जब तक मेरे साथ रहिए कोई और काम मत करिए। आपकी गणित अच्छी होगी ये मुझे पता है, मैं करा लूँगा, बस मुझे समय दो। अभी तो बहुत कुछ सिखाना, अभी तो बस आपको लेके चल रहा हूँ। ठीक है भाई, अब यहाँ से पहले क्वेश्चन लिखो, बातें हम लोग करते रहेंगे। लिखा यहाँ दी गई आकृति में, तो ठीक है, यहाँ दी गई आकृति में बिंदु D तथा E, यहाँ दी गई आकृति में बिंदु D तथा E क्रमशः, यानी कंटिन्यूड, यहाँ लिखिएगा क्रमशः त्रिभुज की भुजाओं AB तथा AC, त्रिभुज की भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज के, आगे लिखते चलिएगा, त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का कुल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन रहा। तो अब आप इस क्वेश्चन को जरा देखिए, डायग्राम आपको क्वेश्चन के साथ दिया गया और इसे कैसे सॉल्व करना, चलिए मिल करके समझ लिया जाए भाई। ठीक है, सबको क्लियर है? तो अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है मेरे साथ, तो ज़रा ध्यान से देखिए कि इस तरीके के क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। ये कह रहे हैं कि यहाँ दी गई आकृति में बिंदु D तथा E, ये नज़र आ रहा है कि बिंदु D है और ये E है। त्रिभुज की भुजाओं AB हमें नज़र आ रहा है, AC भी हमें दिख रहा है कि क्या ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु हैं। तो त्रिभुज के छायांकित भाग, शेडेड एरिया, ये जो डॉट डॉट किया गया है, का क्षेत्रफल, कुल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना % होगा, डिस्टेंट, ये बात कही गई। यहाँ पे जरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर किसी भी त्रिभुज की जो मध्य भुजाएं हैं, तो किसी भी त्रिभुज की जो भुजाएं आपको दी गई ABC, इसके मध्य बिंदु हैं, यहाँ से आपका जो त्रिभुज है वो बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। अगर इसकी मध्य भुजाओं को ऐसे में मिला देता हूँ, तो यानी 1 2 3 4, ये चारों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा।
तो फिर आपको यहाँ पे प्रश्न हल ही नहीं करना है, जो इनका क्वेश्चन है कि वो कितना % होगा। तो डियर स्टूडेंट्स 1 2 3 छायांकित वाले हिस्से में कुल कितने हैं 3 भाग, और टोटल कितना है 4 भाग। तो कुल 3/4 भाग अगर हमें % में कन्वर्ट करना है तो गुणे हमने 100 कर दिया, ये हमारे पास 75% आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है कुल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना है 75% है। हमें ना लगाना चाहें तो डायरेक्ट कह सकते हैं, जब 4 बराबर बराबर हिस्सों में है तो प्रत्येक हिस्सा अपने आप में 25% के इक्वल ही तो होगा। तो छायांकित वाला हिस्सा अपने आप क्या हो जाएगा 75%, ये हमारा आंसर होगा। तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको कि अगर किसी भी त्रिभुज की मध्य भुजाओं को आपस में मिला दिया जाएगा तो 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित हो जाएगा, यानी प्रत्येक एरिया आपस में इक्वल होगा। सो हमारे क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए भाई इसे सॉल्व करिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ और उसे समझा जाए कि एक और बेहतरीन सवाल हमारे लिए आएगा, वहाँ पे हमें क्या करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको मज़े के साथ ना भाई? तो ठीक है, लगाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अभी तो एक से बढ़कर एक सवाल हम लोग धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज 10 क्लास तक पहुंच चुके हैं, आगे फिर करते रहेंगे। अब मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। नेक्स्ट लिखिएगा, एक आयताकार शब्द का प्रयोग किया गया। तो ठीक है, यहाँ पे आ गया एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में। ठीक है, प्लाट की भुजाओं में 5:4 5:4 का अनुपात है, और इसका आगे लिखते रहिएगा, और इसका क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर, तो 500 वर्ग मीटर है। प्लाट का परिमाप क्या होगा? तो प्रश्न है प्लाट का परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होगा? देखिए भाई, अगर इस क्वेश्चन पे बात करता हूँ तो आपके लिए तो एक बड़ा मज़ेदार और छोटा सा सवाल है भाई। ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम? बहुत सीधी बात। अब यहाँ हमें आयत बनाने की आवश्यकता नहीं इस छोटे सवाल के लिए। तो लिखा है कि इसकी भुजाएं दी गई हैं 5:4। आपने कसम खाई है कि जितना दोगे अनुपात हमको क्या लगा देंगे, उतने एक्स लगा देंगे। तो सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन क्लियर करो कि क्वेश्चन आपको क्या बताना है, मुझे बोलो। परिमाप बताना है। तो एक बात बताइए कि जो आयत का पेरीमीटर है, परिमाप है, इसका फार्मूला क्या पढ़ा आपने? 2 × L + B, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से 2 गुणे लंबाई कितनी है 5x, चौड़ाई कितनी 4x, बराबर 4 5 9 दूनी 18x। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया भाई। तो सीधी सीधी बात क्या है, x दे दो उत्तर ले लो। x का मान कैसे मिलेगा? ये क्या है बताइए? एरिया दिया गया। किसका एरिया? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल की एरिया का फार्मूला क्या होता है भाई? L × B होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कह सकते हो कि जब इसका एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई है तो हमें टेंशन कहाँ रह गई? हम सीधे ये कह देंगे कि ये देखो 5x है और गुणे 4x है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हमें दिया गया 500। तो मैं ये कहता हूँ कि कहो तो 5 से इनको उड़ा दें 100 हो जाएं, यही 4 से उड़ा दो तो 25 हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बात बता दो कि ये x गुणे x कितना होगा? बोलो, x² बराबर 25 होगा। तो झट से मुझे बता दो x बराबर 5 होगा। बोले यस और नो? तो आप कहोगे यस। और जैसे आपने यस कहा तुरंत मैं आंसर क्या बोल दूंगा? 18 × 5 90। तो इस नाते देर ना करो मेरे शेरों, यहाँ हो जाएगा 18 × 5 बराबर 90 मीटर। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज की क्लास में मज़ा आया सबको ना? ठीक है, अच्छी बात है। तो चलिए भाई, इतना ही करते हैं। आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ। आपसे मैं मिलता हूँ अगले क्वेश्चन में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।